हमें चाहिए एक प्रगतिशील मानव परिवार। स्वामी सुहितानंद, सह संघाध्यक्ष, रामकृष्ण मठ और मिशन। यदि हम विश्व की ओर देखें तो हमें कुछ संस्कृतियों की व्यापकता मिलती है। वहाँ यूनानी संस्कृति है जो कला, विज्ञान, साहित्य, शरीर सौष्ठव, दर्शन शास्त्र और नैतिकता दर्शाती है। रोम देश की संस्कृति जो प्रशासन, सामर्थ्य और संपत्ति वितरण तथा वास्तुकला का वर्णन करती है। इनके साथ यहूदी, ईसाई, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, यूनानी परंपरागत गिरजाघर, विभिन्न इस्लामी समूह, कन्फ्यूशियस व शिंतो धर्म के अनुगामी एवं ऐसे कुछ और दिखते हैं। इनमें से अधिकांश संस्कृतियों का मूल बौद्ध और जैन धर्म है, जो पुनः हिंदुत्व या वेदांत या आर्यवाद के पुनर्संशोधित संप्रदाय है। आर्यवाद से पहले एक दूसरी संस्कृति थी जिसे हम पूर्व आर्य संस्कृति कह सकते हैं। अगर हम उत्सुकतावश प्रादेशिक कहानियां, दंत कथाएं, संस्कार, वैवाहिक जीवन, अंत्येष्टि संस्कार, पूर्वजों की पूजा और ऐसी कुछ संस्कृतियों का अनुसंधान करें तो संपूर्ण विश्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर मेक्सिको और अमेरिका आदिवासी, रेड इंडियंस, उत्तरी अमेरिका आदिवासी, ये सभी संस्कृतियां किसी न किसी प्रकार से पूर्व आर्य संस्कृतियों से सादृश्य रखती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हीं विचारों ने अलग अलग आकार और संरचना ग्रहण कर ली। आजकल हम लोग कहते हैं कि हम भारत, फ्रांस, यूनान, रूस, अमेरिका, अफ्रीका आदि के हैं। क्या हम वास्तव में ऐसे हैं? हम कितने सालों से ऐसे हैं? 500 साल पहले ये सब लोग कौन थे? राजनीतिक क्रांति और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ दल देश के दूसरे भागों में चले गए। स्वभावतः रक्त, धर्म, संस्कृति, भाषा और प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण हुआ। इसी संदर्भ में हम फ्रांसीसी, भारतीय आदि से शुद्ध होने का अधिकार नहीं जता सकते। सभी देश राजनैतिक, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, धार्मिक और सामाजिक विभिन्न कारणों से निरंतर परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। अगर हम ठीक से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हमारी एक ही पहचान है जो पवित्र और विशुद्ध है। वह है हम सब मानव जाति हैं। संपूर्ण विश्व में हमारा यह एक सार्वजनीन परिचय है कि हम सब मानव जाति के हैं और हमारी समान शारीरिक संरचना है, किंतु हम मन से, बुद्धि से, शक्ति से अलग हैं। हमें अपने तन, मन और बुद्धि को इस तरह विकसित करना व समझना होगा ताकि हमारी एक ही पहचान रह सके। इसलिए महान पुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं और मानव को सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक और शारीरिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करते हैं। आधुनिक विज्ञान व तकनीक हमें मानव संस्कारों में निहित सार्वभौमिक तत्व को तादात्म्य करने में मदद करती है। ऐसे भी देश भर में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। विश्व की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास की श्रृंखला का जगत साक्षी है। यह विकास आंदोलन 1517 में आरंभ हुआ और इसने पश्चिमी देशों में ज्ञान का नया आलोक दिया। वे कैथोलिक समुदाय के गिरजाघर के अधिकारियों से प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि गिरजाघर आलस्य और संतुष्टि का जीवन जी रहे थे और इसीलिए वे जनता का विश्वास खो चुके थे। प्रोटेस्टेंट समुदाय का आंदोलन एक विस्फोट था। लोगों ने गिरजाघर के अधिकारों के बारे में जानना चाहा। यूरोप में चारों ओर स्वतंत्रता की ताजी हवा प्रवाहित हो रही थी और जनता स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी। विचारों में स्वतंत्रता, कार्यकलापों में स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों में स्वतंत्रता। 1492 में अमेरिका की खोज हुई। पूरा यूरोप इस नए स्थान में अपने भाग्य के निर्माण में लग गया। उस समय
अमेरिका, अफ्रीका, एशियाई देश अपने आप को बचाने के लिए तीर, धनुष, हाथी, घोड़ा, अग्निवान, ढाल व भाला का प्रयोग करना ठीक से जानते थे, परंतु यूरोप ने 15वीं ईस्वी से राइफल बंदूक का विकास किया। आदिम युग के अस्त्र शस्त्र तो बंदूक का सामना करने योग्य नहीं थे। बंदूक से कुछ दूरी पर छिपकर मारने पर भी व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो सकती थी। इसलिए अमेरिका के आदि मानव को यूरोप के सामने समर्पण करना पड़ा और उन्होंने मानव संसाधनों और धन का स्वेच्छानुसार का उपयोग करते हुए निर्दयता से आदि मानवों को नष्ट कर दिया। आदि मानवों का शिकार करना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। वे आदि मानवों के नवजात शिशुओं को उनकी माता की गोद से छीनकर अपने लिए व्यवहार करते थे। इस प्रकार से यह पीढ़ी बिना संस्कार और प्रशिक्षण के विलुप्त हो गई। आदि मानवों के साथ पशुवत व्यवहार होने लगा। यूरोप अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार अमेरिका का निर्माण करना चाहता था। उनके पास ज्ञान था, परंतु मजदूर कहाँ थे? उन्होंने अफ्रीका के देशों को बंदूक और आग्नेयास्त्र जैसे उत्कृष्ट अस्त्रों द्वारा अन्वेषण किया। उन्होंने आदि मानवों को अपनी आवश्यकता हेतु दास बनाकर रखा और अफ्रीका से उन्हें यूरोप व अमेरिका में जहाज में आयात किया। वे उन्हें घरेलू पशुओं के समान चेन से बांध कर रखते थे। इस तरह के अमानवीय व्यवहार का वर्णन हैरियट बीचर स्टोवे के उपन्यास अंकल टॉम्स केबिन में किया गया है। यूरोप में 1760 से 1840 तक औद्योगिक क्रांति रही। यूरोप के विभिन्न प्रांतों में नई मशीनें और तकनीकी का आविष्कार हुआ। कुछ यूरोपवासी अपना तकनीकी ज्ञान ले अमेरिका में प्रवास करने लगे। इसलिए अमेरिका शीघ्र ही मशीन व दासों के साथ एक विकसित देश बन गया। वे अमेरिकी जो यूरोप से प्रवासित हुए, उनमें कई अच्छे विचार के लोग भी थे, जिन्हें दासों पर अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब तात्कालिक लक्ष्य धन और जीवन शैली की पूर्ति हो गई, तब पश्चिमी देश को जीवन के दूसरे पहलू पर ध्यान देना था, विशेषकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आचरण, धर्म ज्ञान, दर्शन शास्त्र पर विचार करना था। यूरोप में सन 1779 से 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति हुई। किसी देश ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सामान्य जनता शर्तों पर आज्ञा देने लगी। बेस्टिल सुधार गृह का पतन जागीरदारी का पतन का कारण बना। अन्य देश शांति और मैत्री भाव लाने के लिए एकत्र हुए, किंतु शत्रुता का कीड़ा हवा में फैल चुका था। अमेरिका वासियों में अधिकांश यूरोपीय देश, फ्रांस एवं कुछ दूसरे देशों के भी लोग थे और दास वर्ग अफ्रीका से था। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को नए जगह पर जीने के लिए एक साथ रहना पड़ा। उनको जीने व विकास के लिए कुछ संचार पद्धति का विकास करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से उन्हें विभिन्न प्रकार के लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए संवैधानिक नियम बनाने पड़े। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने प्राचीन समाज की पुरानी प्रथाओं और आचारों से मुक्त होने के लिए अपनी अलग संस्कृति और आचार का निर्माण करना पड़ा। इस प्रकार वे धीरे धीरे अधिक उदार स्वभाव के हो गए। यूरोपीय लोग अमेरिका में इंग्लैंड की छत्र छाया व मार्गदर्शन में विकसित होने लगे। इंग्लैंड की अमेरिका से अधिक अपने विकास में रुचि थी, इसलिए रुचि में संघर्ष दिखा। अंग्रेज जो अमेरिका आए थे, उन्होंने इंग्लैंड की ओर से शोषण का अनुभव हुआ। उन सब ने नाराज होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इंग्लैंड के लिए अमेरिका से लंबे समय तक लड़ाई करना संभव नहीं था, इसलिए अमेरिका को 4 जुलाई
1776 को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका वासी अपनी रुचि अधिकार में सतर्क हो गए और अपने नए देश में विदेशियों को आने की स्वीकृति दे दी। हिरम मैक्सिम 1840 से 1916, उन्होंने 1884 में स्वचालित मशीन गन का आविष्कार किया। इसने यूरोप को नई शक्ति प्रदान की। यूरोपवासी अपनी बंदूकों और मशीन गन से नया क्षेत्र खोजने लगे और संसार के अन्य भागों में भी अपना निवास बना लिया। इसमें उत्तर व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का हिस्सा सम्मिलित हुआ। जहां भी उन्हें अच्छा लगा उसे अपना वास स्थान बना लिया। इन क्षेत्रों के निवासियों को अपनी संस्कृति, शिक्षा और धर्म अपने शासक के अनुसार अनुसरण करने की स्वीकृति थी। अधिकांश लोगों को जीने के लिए अपनी पहचान खोकर अपने शासक की इच्छा अनुसार समझौता करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे दूर देशों पर सीधे सीधे राज्य शासन करना कठिन था। इसलिए शासकों ने वहां के मूल निवासियों को उनके अनुसार रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अपने शासक के धर्म को मानना मुसलमान, यहूदी और हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया। शासकों ने अति निपुणता से कुछ प्रतिबंध के साथ स्वतंत्रता दे दी। तब से यूरोप और अमेरिका को छोड़कर पूरा विश्व दास क्षेत्र बन गया। केवल जापान, चीन और रूस के कुछ भाग भौगोलिक पृथकता के कारण लाभान्वित रहे। यह तत्कालीन विश्व की दुखद सच्चाई थी। दास देशों के शासकों के साथ धर्म, संस्कृति, शिक्षा और नैतिकता जैसे मुद्दों पर समझौता किया। बेशक कुछ मुद्दों से गोरे दूर रहे, क्योंकि ये सब उनके लिए लाभकर और आवश्यक नहीं थे। इसलिए इन स्थानों के निवासी अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को जीवित रख सके। इतिहास में बहुत वर्षों बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और धन की आवश्यकता ने इन्हें विकसित शासक समाज से जुड़ने को विवश किया। फिर भी ये अपनी प्राचीन संस्कृति, प्रथा और परंपरा आज भी बचाए रखने में सफल रहे। इन अमूल्य संस्कृतियों की पुनः स्थापना कैसे की जाए? प्रत्येक परिवार का अपना अलग भूगोल और इतिहास है। अगर हम प्रत्येक परिवार का भूगोल और इतिहास निकालें तो हमें हर परिवार के बहुत सारे तत्व एक जैसे मिलेंगे। एक साथ जोड़ने पर यह एक गांव का इतिहास और भूगोल बनेगा। इसी सिद्धांत का अनुसरण कर हम हर प्रमंडल, राज्य और देश का इतिहास और भूगोल खोज सकेंगे। सारे विश्व के मानव को, यूरोप और अमेरिका को भी अपने परिवारों पर अनुसंधान कर अपनी आदि संस्कृति और सभ्यता को खोजकर निकालने का प्रयास करना चाहिए। भगिनी निवेदिता ने संकेत किया था, हमें भूगोल के प्रकाश में इतिहास और इतिहास के प्रकाश में भूगोल पढ़ना चाहिए। नए विश्व की सभ्यता और संस्कृति इसी प्रकार हमें समाहित होगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या इतने वर्षों बाद इतनी भिन्न भिन्न संस्कृतियां समाहित हो सकती हैं? क्या अतीत के पारंपरिक मूल्यों, सिद्धांतों का पुनरुद्धार करना संभव है? निस्संदेह, विशेषकर ईसाई और मुस्लिम धर्म के आगमन से सब कुछ मिश्रित हो गया है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से पृथक है। वस्तुतः विविधता में एकता का अनुसंधान ही संस्कृति और सभ्यता कहलाता है। ऐसी संभावना है कि हम यह अनुसंधान करें कि पूरे विश्व में एक ही पूर्व आर्य संस्कृति थी। भारत 700 साल तक मुस्लिम शासन के अधीन था और 300 वर्षों तक ईसाइयों के अधीन था। चीन का एक बड़ा भाग मुस्लिम और ईसाइयों के अधीन था। यही इतिहास रूस और अफ्रीका का भी है। सभी लोग एक साथ रहते हुए अपने देश के सुख दुख बांट लेते हैं।
यूरोप वासी और अमेरिकी अफ्रीका में बाहर से आए हुए थे। उन लोगों ने अफ्रीका का विकास अपने लाभ और प्रयोजन के अनुसार किया। अंग्रेजों की अफ्रीका में रुचि अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करना था। भारत की बात कुछ अलग है। मुसलमानों ने भारत को अपना स्वदेश बना लिया। प्राकृतिक रूप से हिंदू और मुसलमान सब ने लगभग एक जैसी पीड़ा और लाभ का अनुभव किया और समानांतर समझ से सहमत होकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तत्कालीन अभिवाज्य भारत में यूरोप की विशेष अभिरुचि थी। भारत अपनी धन संपदा समृद्धि के कारण विख्यात था। यूरोप वासियों को भारत में उर्वर भूमि, बहुत सारे साधनों के साथ और विशेष रूप से मानव साधन मिला। वे इनका सब प्रकार से शोषण करने लगे। उन लोगों ने जो कुछ भी सड़क, रेलवे, तकनीकी, पुलिस, सेना और शिक्षा में विकास किया, वह भारत के हित के लिए नहीं अपितु अपने हित के लिए, भारत का शोषण करने के लिए किया। पहले की शिक्षा, परिवहन, कृषि, कुटीर उद्योग सब कुछ हटाकर शोषण के लिए अंग्रेजी परिवर्तन किए। भारत में एक छोटा अल्पसंख्यक चापलूसों का दल था जो अंग्रेजों की सहायता करता था। नए क्षेत्र जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग और व्यवसाय के लिए मानव संसाधन चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने शोषण के लिए शिक्षा की नई पद्धति आरंभ की। वे अल्पसंख्यक चापलूस लोग सुख भोग का जीवन जीते थे और 90% भारतीय गलियों के भिखारी से भी बुरा जीवन जीते थे। भारतीयों में जिन्हें विदेश भ्रमण का अवसर मिला, वे लोग यूरोप और अमेरिका का विकास देखकर समझ गए कि इन देशों का वैभव भारतीयों के कारण है। कुछ उदार हृदय वाले लोगों ने आवाज उठाई और एक नई सोच भारत में सुलगने लगी। अपनी प्रशासनिक सुविधा हेतु अंग्रेजों ने भारत को 4 भागों में विभाजित किया: कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली। बंबई धन सामग्री के लिए बहुत ही संवेदनशील थी। मद्रास न्यायिक और गणितीय थी। दिल्ली निष्क्रिय थी, परंतु कलकत्ता उस समय बहुत ही संवेदनशील, लाभकर और अशांत था। शासकों ने शोषण करने हेतु नौकरी का सुयोग दिया, जिसमें अंग्रेज व भारतीय दोनों की आवश्यकता थी। अंग्रेज केवल अधिकारी होंगे और बाकी सभी आज्ञा पालक रहेंगे। एक ही काम के लिए अंग्रेजों को 300 रुपए मिलते थे और भारतीयों को मात्र 30 रुपए। यह भारतीयों के लिए उस समय का सबसे अधिक वेतन था। अन्याय, उत्पीड़न बहुत ही स्पष्ट था। शिक्षित और योग्य लोग इससे असंतुष्ट थे। उनकी असंतुष्टि भिन्न भिन्न स्थानों पर व्यक्त हो रही थी। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षितों को अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, सैनिक और स्वास्थ्य कर्मी के रूप में उपयोग किया। हिमालय वासियों को सैनिक और शिक्षित योग्य लोगों को क्लर्क के रूप में नियुक्त किया। इनके द्वारा अंग्रेजों ने बाकी समुदाय का शोषण किया। स्वभावतः इससे समाज में क्रोध भड़क गया, किंतु बहुसंख्यक शिक्षित व जागरूक लोग इस समस्या के समाधान में विवश दिखे। इस पृष्ठभूमि से हमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा अमेरिका में सितंबर 1893 में प्रदत्त व्याख्यान का मूल्य समझ में आता है। इससे विश्व के शोषित वर्ग को अपना नायक मिला। यह तथ्य जब सिद्ध हो गया, तब संपूर्ण भारत को प्रेरित करने के लिए स्वामी जी ने कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा की। उनकी यात्रा ने युवा पीढ़ी को नए विचारों और आदेशों से जागृत किया। परंतु 1902 में उनके अचानक देहावसान के समस्त भारतीयों को गहरा धक्का लगा। भारतीयों को लगा कि उन्होंने अपना अमूल्य कुछ खो दिया जो उनके करतलगत था। वे सब विवेकानंद के विषय में
और अधिक अध्ययन करने लगे और इसी प्रकार एक नए भारत की उत्पत्ति हुई। फ्रांस विद्रोह, स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी युद्ध, 1917 में रूसी क्रांति और 1934 में चीनियों का दीर्घ प्रयाण के ज्ञान से भारतीयों का लहू खौल उठा। ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक स्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे कि असहयोग आंदोलन और आजाद हिंद आंदोलन। अंततः अंग्रेजों ने भारतीयों पर पकड़ खो दी और विशेषतः दोनों विश्व युद्ध के आक्रमण के बाद भारत छोड़कर चले जाना पसंद किया, परंतु वे भारत का विभाजन कर गए। वे दोनों भाग, भारत और पाकिस्तान, अंग्रेजों की विभाजित करो और शासन करो नीति से आज भी कष्ट पा रहे हैं। बर्मा और श्रीलंका पहले ही अलग कर दिए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता की लहर फैल गई और यूरोप के सभी उपनिवेश परिस्थितिवश स्वतंत्र हो गए। अब सभी राष्ट्र सामग्री, उद्योग, यातायात और व्यवसाय संसाधनों के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रांस क्रांति के समय तभी से जनता ने स्वाधीनता का अनुसंधान सीख लिया। अमेरिका ने नए विचारों का परीक्षण किया, जैसे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मकथा है, प्रत्येक अपने पद पर महान है। रूस ने जनता की पुकार में योगदान दिया, चीन ने जनता की शक्ति दिखाई, भारत ने सविनय अवज्ञा का मार्गदर्शन किया। इसलिए विश्व आज इन विचारों से धनी है, शक्ति के प्रदर्शन से और साथ ही इस बेचैनी से शक्तिशालियों की शक्ति को कैसे संभाले। तकनीकी और शक्ति के विकास ने इन परिस्थितियों को आश्रय दिया। जैसे माँ दुर्गा में सभी देव देवियों की अच्छाइयाँ सम्मिलित हैं, वैसे ही जनमत, मतदान, सरकार का प्रतिनिधित्व, ये सब और कुछ नहीं, केवल आम जनता की शक्ति और शक्ति का संचय है। यह एक पवित्र विश्वास और शक्ति है, इसलिए जो लोग इसे संभालेंगे वे अच्छी तरह से योग्य सुसज्जित हों, नहीं तो इसका प्रभाव विनाशक होगा। सरकार कोई दूसरा नहीं बल्कि जनता की प्रतिनिधि है। जब तक जनता नैतिक स्तर पर बेहतर नहीं होती, तब तक हम बेहतर शासन, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा था कि श्री रामकृष्ण देव के अवतरित होने के बाद तभी से सतयुग आ गया है और सभी मतभेद दूर हो जाएंगे और अल्प सुविधा प्राप्त जनता को वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो विशेष लोगों को मिलती है। यदि हम भारत की स्वतंत्रता कालीन विश्व के अन्य देशों का इतिहास देखें तो हमें दिखता है कि अन्य राष्ट्रों ने भी धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की और जनता द्वारा शासन नियत समय पर प्रारंभ हुआ। स्वामी जी ने इसे ब्रह्म कुंडलिनी के जागरण की भविष्यवाणी की थी। प्रत्येक राष्ट्र अपनी योग्यता के अनुसार विकास कर रहा था। अब जनता को अपनी शक्ति, योग्यता और अन्य गुणों के अनुसार अपने राष्ट्र को संचालित करने का सुअवसर मिला। परंतु श्री रामकृष्ण के आविर्भाव होने से कई और आयाम दिखे। यूरोप और अमेरिका ने जीवन का लक्ष्य भौतिक प्राप्ति समझा और उन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, नैतिकता, दर्शन शास्त्र और धर्म का भी उपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। अपनी उन्नति के बाद भी इन देशों की जनता संतुष्ट और प्रसन्न नहीं थी। वहां शोषण, भ्रष्टाचार, दरिद्रता और आर्थिक अचिकित्सकीय बीमारियां थी। यूरोप, अमेरिका तथा पश्चिमी रूस के वातावरण में कुछ लोग इसकी गंध का अनुभव कर रहे थे और इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग खोज रहे थे। उस उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी किस परिस्थिति में अमेरिका पहुंचे। एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र स्वतंत्र थे, परंतु यदि हम परीक्षण करें तो हमें उनका इतिहास मानवों पर शोषण, भ्रष्टाचार
और गरीबी से भरा हुआ मिलेगा। इस परिस्थिति से क्यों और कैसे निकला जाए? स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा ही इन सब का रामबाण है। तब प्रश्न उठता है, कैसी शिक्षा? श्री रामकृष्ण ने वर्तमान शिक्षा पद्धति की भर्त्सना की, जो केवल भोजन दे सकती है। उन्होंने अपना वेतन त्याग कर उससे संबंधित सुरक्षा त्याग दिया। यह एक दृष्टांत था। इसका अर्थ यह था कि यदि तुम आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर केवल भौतिक विकास पर ध्यान दोगे तो इसका भयंकर दुष्प्रभाव होगा। इसलिए हमें सच्चे जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। वह है जीविका के साथ आत्म अध्ययन, आध्यात्मिक विकास भी करना है। श्री रामकृष्ण का जीवन आकाश के तारों के समान है, जो संपूर्ण समाज को प्रकाश देता है। हमने देखा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम की स्वामी विवेकानंद द्वारा अभिनव वाणी से सहायता की। भारत में उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को अलग ढंग से भिन्न मंचों, उदाहरणों से प्रस्तुत किया। रानी रासमणी भी ऐसी एक उदाहरण थी, जिन्होंने समाज के वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। वैसे ही केशव चंद्र सेन एक दूसरे उदाहरण थे, जो समाज के कुछ अन्य वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। बंकिम चंद्र, विद्यासागर और शशधर एक अलग बुद्धिजीवी वर्ग के थे। उस समय के भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के साधक देश के कोने कोने से श्री रामकृष्ण देव के पास प्रेरणा हेतु आए। यहाँ तक कि दरिद्र वर्ग के रसिक मेहतर तक उपेक्षित नहीं हुए। यदि हम श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग दल की ओर देखें तो उसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे नरेंद्र और श्रीम, धनियों में शुभ चिंतक जैसे बलराम बोस और सुरेंद्र थे। कुछ वे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन लोगों ने जीवन में कुछ खो दिया, जैसे गिरीश चंद्र घोष। बड़े गोपाल समाज के एक और वर्ग से आते हैं। कुछ लोग थे जो अधिकांश मध्यम वर्ग के बुद्धिमान थे, परंतु शुद्ध हृदय के थे। श्री मां के पावन सानिध्य में महान नारियों को पाते हैं, जो समाज को एक नया आयाम दे रही थी। भगिनी निवेदिता महिला मठ की प्रमुख केंद्र बनी। श्री मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य, गृहस्थ और सन्यासी दोनों ने ही संपूर्ण विश्व में एक सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वत्र हमें इस भावधारा के अनुयायी मिल जाएंगे, जिनका भिन्न दर्शन और जीवन पद्धति है। अंतरंग शिष्यों में त्याग करने का उत्साह और सुख दुख परस्पर विनिमय की भावना कभी लुप्त नहीं हुई। आज भी रामकृष्ण मिशन या वेदांत सोसाइटी के केंद्र और उनसे जुड़े प्राइवेट सेंटर में कितने लोग हैं जो उच्च जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार रामकृष्ण भावधारा पर शोध कार्य हो रहे हैं। नए लोग जो इस कार्य में योगदान दे रहे हैं, उनकी खोज की जा रही है। इसके बाद भी लोग एक बेहतर विश्व के लिए रो रहे हैं। अब आवश्यकता है नैतिक शक्ति की, जो सामने खड़ा होकर कह सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। यदि एक या दो लोग ऐसा बलिदान दे सके तो दूसरे भी जुड़ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा था, शिक्षा पवित्रता के बिना क्रूर बना सकती है। जो विश्व में भरे पड़े हैं, वे लोग जो सत्ता में आते हैं, उन सबको श्री मां शारदा देवी को अपना आदर्श मानना चाहिए। अशिक्षित और संपत्तिहीन होते हुए भी श्री मां फिर भी सन्यासी संघ की महारानी रही, जिस संघ में समाज के प्रतिष्ठित रत्न आते हैं। इसके साथ ही श्री मां एक उपद्रवी परिवार संभाल रही थी और अपना निवास स्थान बार बार बदल रही थी। अगर राष्ट्र के नेता उनकी विचारधारा अपनाए तो देश बेहतर दिशा में अग्रसर होगा। जब यह भावधारा देश भर में प्रवाहित होने लगेगी, तब सज्जन लोगों की सुरक्षा मिलेगी और संस्कृति
और सभ्यता बेहतर दिशा में जाएगी। अगर तुम कुछ अच्छे लोगों की जीवन शैली जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन 1732 से 99, अब्राहम लिंकन 1809 से 65, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1921 से 1968, मेजिनी 1805 से 1832, गैरी बॉल्डी 1807 से 82, कमल अतातुर्क 1889 से 1938, व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924, नेल्सन मंडेला 1918 से 2013 और विश्व के कई विशिष्ट व्यक्तित्व भारत, बांग्लादेश और कई देश के त्यागी महान पुरुषों को हमने देखा है कि किस प्रकार इन लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए त्याग किया। पूरा विश्व एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इनके पीछे था। अब इन देशों के लोग स्वाधीनता का आनंद उठा रहे हैं, जो इन महापुरुषों के त्याग बलिदान का फल है। परंतु स्वतंत्रता के बाद छवि बदल गई है। अब लगता है कि उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई एक सार्वजनिक लक्ष्य नहीं रह गया। फिर भी मानवीय प्रवृत्ति कुछ पाने के लिए उत्सुक रहती है, इसलिए सत्ता और धन पाने के लिए प्रतिद्वंदिता आरंभ हुई। प्रत्येक व्यक्ति में, दल में जो शीघ्र ही सब कुछ पाना चाहते थे, ईर्ष्या धीरे धीरे कुल बुलाने लगी। यह एक दुखद चित्र है जो प्रत्येक नए राष्ट्र में दिखने लगा। वर्तमान में यदि शासक सहनशील, सच्चरित्र और सामंजस्यशील नहीं है तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। प्रारंभ में अल्पसंख्यक दल जो सत्ता में होते हैं, वे सभी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। इसलिए एक छोटा समूह भी अपने परिवार में, मोहल्ले में, क्षेत्र में विकास ला पाता है। लेकिन कुछ समय में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे आने लगती है, जो दूसरों में गलतियां निकालने लगती है। इसलिए विभिन्न दल चुनाव में मत मांगने आएंगे और सभी एक दूसरे को सही या गलत ढंग से हराकर चुनाव जीतना चाहेंगे। आज विश्व की यही स्थिति है। इस संघर्ष में वर्ग को दया के रूप में कुछ सामाजिक लाभ मिला है। अब एक दूसरे जागरण का समय है। स्वतंत्रता से पूर्व पूरा समाज एक उद्देश्य पर त्याग कर चुका है। उसी उत्साह पर उमंग की पुनः आवश्यकता है। परंतु बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नेतृत्व कौन करेगा? हर समाज में सज्जन लोग हैं, परंतु वे लोग प्रसिद्धि नहीं चाहते। अगर कोई सामने आता है और कुछ बोलना चाहता है तो उन्हें सूली पर चढ़ने जैसी पीड़ा सहनी पड़ती है, जो उत्तेजना जगा सकता है। अब भिन्न भिन्न लोग विभिन्न क्षेत्रों से निश्चल होकर बलिदान देने की तत्पर होंगे। तब चीनी लोगों की 1934 की लंबी जुलूस यात्रा वैसी सामाजिक क्रांति आएगी। अब समाज में सज्जन हैं, पर ये लोग कोई खतरा उठाना नहीं चाहते। जैसे कुछ त्यागी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, तब फिर देवी माँ सच्चे आत्माओं को नैतिकता के साथ त्याग के लिए पुकार रही हैं। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।